थ्योरम आपके यहाँ पूछा जाता है, उस पर तमाम सारे न्यूमेरिकल आते हैं, आपको सॉल्व करने होते हैं। नाम पता होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर हम बहुत अच्छे से बात करें इसके बारे में तो बच्चों ये वर्क पावर एनर्जी चैप्टर का सबसे खास थ्योरम होता है। इससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। इस थ्योरम का कहना ये है बच्चों, इसका कहना है वर्क डन बाय नेट फोर्स। सबसे मेन चीज जो इसमें है समझने वाली, वर्क डन बाय नेट फोर्स। यहाँ पर कोई बॉडी है, उसके ऊपर हजारों फोर्स लग सकते हैं। एक फोर्स यहाँ लगा F1, एक फोर्स यहाँ लगा F2, एक फोर्स यहाँ लगा F3, चलो एक फोर्स यहाँ लग गया F4, ऐसे तमाम फोर्स लग सकते हैं बच्चों, F5, F6 तमाम फोर्स लग सकते हैं। यहाँ ये जो थ्योरम है ये वर्क डन बाय किसी पर्टिकुलर फोर्स की बात नहीं करता, बाय रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स बशर्ते वो एक्सटर्नल हो। यहाँ पर वर्क डन बाय नेट फोर्स, किसी बॉडी पे लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है उसके द्वारा जो वर्क डन होता है बच्चों, वो उस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है। वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स, बॉडी के ऊपर फिर रिपीट कर रहा हूँ, हजारों फोर्स लग सकते हैं। उसमें हो सकता है कुछ कंजर्वेटिव नेचर के हों, हो सकता है कुछ नॉन कंजर्वेटिव नेचर के हों, हो सकता है कुछ कांस्टेंट फोर्स हो सकता है कुछ फोर्सेज उसमें से वेरिएबल नेचर के हों। बट यहाँ ये फोर्स किसी ये वर्क थ्योरम जो है बच्चों किसी पर्टिकुलर फोर्स के बारे में नहीं बोलता है, ये बोलता बाय नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स के द्वारा जो ओवरऑल वर्क डन होगा वो वर्क डन हमारे पास होगा वर्क डन बाय नेट फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल कह सकते हो। इसी को लिख सकते हैं हाफ, मान लीजिए मास कांस्टेंट रहा हो पूरे मोशन में तो वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों इसी को बदल के लिखा जा सकता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ऐसे लिख दूं वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। मान लो बॉडी के ऊपर 5 फोर्स लग रहे हो तो वर्क डन बाय फोर्स नंबर 1 प्लस वर्क डन बाय फोर्स नंबर 2 प्लस वर्क डन बाय फोर्स नंबर 3 प्लस वर्क डन बाय फोर्स नंबर 4 प्लस वर्क डन बाय फोर्स नंबर 5। दिस work done is equal to change in kinetic energy and this kinetic energy change can be given here k final minus k initial and this can again be written here half, मास अगर वेरिएबल ना रहा हो तो हो जाएगा हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इस पर तमाम सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाते हैं, उसका आपको जवाब देना होता है। क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं, बिना घबराए आपको जवाब देना होता है। तो बच्चों जैसे मैंने कह दिया कि किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगा या तमाम सारे फोर्स लगे होंगे, किसी फोर्सेस के अगेंस्ट किसी फोर्सेस की वजह से बॉडी का मोशन हो रहा है, तमाम सारे फोर्स इस पे लगे होंगे और बॉडी की वेलोसिटी जो पहले था यहाँ इनिशियल कंडीशन में कभी इसकी वेलोसिटी सपोज 5 मीटर पर सेकेंड है और कुछ समय बाद इसकी वेलोसिटी यहाँ के अंदर हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। मैंने पूछा नेट फोर्स के द्वारा वर्क डन बताइए क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों नेट फोर्स के द्वारा जो वर्क डन आएगा वो हो जाएगा हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। मास तो यहाँ अनचेंज है, सपोज मास यहाँ पर 1 kg रहा हो तो हाफ इंटू 1 इंटू यहाँ के अंदर फाइनल जो हमारे पास स्पीड हो गया है 10 का स्क्वायर हो जाएगा, इनिशियल जो हमारे पास है 5 का स्क्वायर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया 1/2, 100 माइनस 25 मीन्स क्या हो जाएगा 75 अगर ये हो गया तो मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा 37.5 आ जाएगा। ये हमारे पास इतना जूल वर्क डन आ गया। तो बच्चों इस तरह से तमाम सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। अब तक पूरे सेशन में आप बहुत चीज़ें पढ़ चुके हो, हजारों तो नहीं कह सकते लेकिन सैकड़ों सवाल इस पर सॉल्व कर चुके होंगे। सारे टेस्ट और यहाँ बुक मिला करके सैकड़ों से ज़्यादा ही होंगे। तो बच्चों ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है। कभी बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि फोर्स को इक्वेशन बना के दिया जाएगा, टाइम के टर्म में दिया जाएगा या डिस्प्लेसमेंट के टर्म में दिया जाएगा, आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा। तो कैसे भी करके वी फाइनल वी इनिशियल अगर हम पता कर लेते हैं तो बच्चों बड़ी आसानी से इस थ्योरम को लगा के वर्क डन को कैलकुलेट करना पॉसिबल है। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स।
और यह एक वेल नोन फैक्ट है बच्चों कि स्प्रिंग फोर्स का नेचर कैसा होता है, कंजर्वेटिव और इंटरनल होता है। वो अपने आप में स्प्रिंग के अंदर ही डेवलप होता है, बाहर से नहीं लगाना पड़ता है। हाँ, बाहर से जब फोर्स लगाना पड़ता है तो स्प्रिंग के अंदर डेवलप होता है। जैसे एक स्प्रिंग हमारा अपने रिलैक्स्ड कंडीशन में है बच्चों, देयर इज नो एक्सटेंशन, देयर इज नो कंप्रेशन एंड स्प्रिंग इज इन इट्स नेचुरल स्टेट। कोई कंप्रेशन कोई एक्सटेंशन नहीं है, हमने कोई फोर्स लगाया होगा, इस तरह से कोई फोर्स लगाया होगा बाहर से, और बच्चों ये कहलाएगा एक्सटर्नल फोर्स। और स्प्रिंग के अंदर क्या आया होगा, कंप्रेशन। कितना कंप्रेस हुआ, रिलैक्स्ड पोजीशन से x1 पर चला गया, तो स्प्रिंग ने ऐसे फोर्स लगाया होगा। हमने स्प्रिंग को खींचा होगा रिलैक्स्ड कंडीशन से, तो स्प्रिंग के ऊपर बच्चों खींचते समय मैंने इधर की ओर फोर्स लगाया होगा, ऐसे फोर्स लगाया होगा एक्सटर्नल फोर्स, और यहाँ के अंदर एक्सटर्नल फोर्स मैंने ऐसे लगाया था। और बच्चों यहाँ पर जब मैंने ऐसे खींचा होगा तो स्प्रिंग ने उल्टा खींचा होगा, स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगा होगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा और खींचा, एक्सटर्नल फोर्स को बदले होंगे, स्प्रिंग फोर्स ऐसे लग रहा होगा बच्चों। फिलहाल यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होगा जब स्प्रिंग को कंप्रेस किया जाए या एक्सटेंड किया जाए। तो इस प्रक्रिया में स्प्रिंग फोर्स जो कंजर्वेटिव होता है और साथ ही साथ एक इंटरनल फोर्स है जो विद इन द स्प्रिंग बच्चों डेवलप होता है। किसी कंजर्वेटिव, बच्चों एक नया चीज बता रहे हैं, ध्यान से जान लीजिए, किसी कंजर्वेटिव और इंटरनल फोर्स के द्वारा, किसी कंजर्वेटिव और इंटरनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो बच्चों निगेटिव चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। यहाँ किसी कंजर्वेटिव और इंटरनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो पर्टिकुलर जिस सिस्टम की बात की जाएगी उसके पोटेंशियल एनर्जी में होने वाले निगेटिव चेंज के बराबर होता है। मतलब यहाँ हो जाएगा माइनस, ऐसे बाहर रहेगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। बच्चों अगर हम स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के लिए इक्वेशन होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतना तो आपको पता है। यहाँ पर इस प्रकार से हमारे पास u इनिशियल की वैल्यू हो जाएगी हाफ के इंटू एक्स इनिशियल का स्क्वायर, और u फाइनल की वैल्यू स्प्रिंग के लिए हो जाएगी हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, तो स्प्रिंग फोर्स के द्वारा अगर मैं वर्क डन को यहाँ लिखना चाहूँ तो मेरे पास हो जाएगा माइनस हाफ। देखिए हाफ के सब में आएगा, हाफ के हमारा इनिशियल वाले में भी है, हाफ के यहाँ फाइनल वाले में भी है। फाइनल माइनस इनिशियल करने जाऊँगा, माइनस ऑलरेडी बाहर है, तो हाफ के यहाँ बाहर आ जाएगा, माइनस ऑलरेडी बाहर था, और बचेगा क्या, एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक्स फाइनल और एक्स इनिशियल इन दी सेंस कहाँ से वो चला है, और एक्स फाइनल इन दी सेंस यहाँ पर फाइनली वो कितने डिस्प्लेसमेंट पे है। बच्चों मैं आपसे बता दूं, स्प्रिंग के केस में जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना वो हमेशा उसके रिलैक्स्ड पोजीशन मीन पोजीशन से कंसीडर किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर ये रिलैक्स्ड पोजीशन है, सभी डिस्प्लेसमेंट को हम यहीं से काउंट करेंगे। बच्चों यहाँ के अंदर अगर हम पहले प्रक्रिया में जाएं, सपोज करिए पॉइंट ये था और पॉइंट बी पर ये पहुँच गया, तो ये से बी के प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा अगर मुझे बताना हो तो बच्चों इस प्रोसेस में जो वर्क डन आएगा वो हो जाएगा हाफ टाइम्स आपके, माफ करिएगा, ये हो जाएगा बच्चों वर्क डन इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर। एक्स फाइनल रिलैक्स्ड पोजीशन से कहाँ पहुँचा है, यहाँ पहुँचा है, तो एक्स फाइनल के जगह बच्चों हो गया x1, एक्स फाइनल का स्क्वायर मीन्स x1 का स्क्वायर, एक्स इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या था, क्या रिलैक्स्ड पोजीशन से वो कहीं चला है, तो रिलैक्स्ड पे है, तो मतलब एक्स इनिशियल की वैल्यू क्या होगी, 0, 0 का स्क्वायर मीन्स 0। तो बच्चों वर्क डन यहाँ के अंदर कितना आ गया, वर्क डन हमारे पास हो गया यहाँ के अंदर माइनस ऑफ हाफ के x1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अच्छा वर्क डन यहाँ के अंदर अगला कैलकुलेट कर दें, अगले प्रोसेस में क्या होगा, ए बी, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं सी। तो ये से सी के प्रोसेस में अगर वर्क डन का कैलकुलेशन करने के लिए हमसे बोला जाता है तो बच्चों सिंपल सा प्रोसीजर यहाँ के अंदर होगा, सिंपल सा प्रोसीजर होगा। क्या होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, जगह बना लेता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं ए से बी था, ए से सी के प्रोसेस में हमसे पूछा जाए वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, तो माइनस हाफ के यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल किया था, हमारा इक्वेशन बना था माइनस हाफ के
एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ आने की बात हो रही है। एक्स फाइनल का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, एक्स टू का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। कहाँ से चले थे, ये से, ये पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था, जीरो का स्क्वायर। बच्चों क्या बना, हाफ के एक्स टू का स्क्वायर माइनस साइन के साथ। इसी तरह वर्क डन आपसे पूछा जाए ए से डी के प्रोसेस में क्या होगा, तो ए से डी के प्रोसेस में वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी माइनस हाफ के, यहाँ के अंदर एक्स फाइनल का स्क्वायर, एक्स फाइनल, डी पॉइंट मीन्स यहाँ पर आ गए। अब देखिए जो डिस्प्लेसमेंट फाइनल वाला है, देखिए यहाँ से भले ही चले हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट हर स्टेप का कहाँ से मेजर करते हैं, फ्रॉम मीन पोजीशन। तो एक्स फाइनल, फाइनल डिस्प्लेसमेंट हमारा x3 नहीं होगा क्योंकि जहाँ से चले थे वो मीन पोजीशन नहीं हो, रिलैक्स्ड पोजीशन नहीं है। यहाँ पर बच्चों हम यहाँ से चल रहे हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट की फाइनल वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी x2 प्लस x3, ये पूरा होगा। यहाँ के अंदर आ जाएगा बच्चों, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ x2 प्लस x3, ये हो गया x फाइनल का स्क्वायर। कहाँ से चले थे, पॉइंट ए से चले थे, तो पॉइंट ए पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था, जीरो का स्क्वायर। क्या इक्वेशन बना, वर्क डन इक्वल टू माइनस हाफ हाफ के, ये हो जाएगा बच्चों x2 प्लस हाफ x3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से तमाम सवाल बनेंगे बच्चों। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए आप वर्क डन कैलकुलेट करने जा रहे हो, वर्क डन सपोज करिए मैं बी से डी तक गया, पूछा गया इस प्रक्रिया में कितना वर्क डन होगा। इक्वेशन है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन की बात हो रही है। बाई स्प्रिंग फोर्स बाई कंजर्वेटिव एंड इंटरनल फोर्स, ये होता था माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। और एक्स फाइनल कहाँ से कहाँ गए हैं, बी से डी। तो फिलहाल डी पॉइंट पर जब हम हैं, कहाँ गया डी पॉइंट, ये रहा डी पॉइंट। डी पॉइंट पर जब हम हैं तो बच्चों एक्स फाइनल जो हमारे पास होगा वो होगा x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 का स्क्वायर माइनस, कहाँ से चलना शुरू किए, बी पर। तो बी पर हमारा डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से मेजर करेंगे, कितना है x1, तो यहाँ हो जाएगा x1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जैसा जहाँ इक्वेशन बनेगा सॉल्व करेंगे। कंजर्वेटिव और इंटरनल फोर्स दैट इज द स्प्रिंग फोर्स इन दिस केस, उसके द्वारा वर्क डन को हम लोग बहुत ईजिली कैलकुलेट करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ और बातें मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। यहाँ पर दो फोर्स लगे हैं, एक तो स्प्रिंग ने लगाया है, एक तो हमने लगाया है। यहाँ स्प्रिंग अगर फोर्स ऐसे लगा रहा तो हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं। दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं बच्चों कि हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स जब तक स्प्रिंग फोर्स से बड़ा या बराबर नहीं होगा तब तक ये मोशन करेगा ही नहीं, ये रुका रहेगा। तो पहली बात, हमारे द्वारा जो फोर्स लगाया गया या तो स्प्रिंग फोर्स के बराबर बना रहे हर पॉइंट पर या स्प्रिंग फोर्स से बड़ा रहे। अगर हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स स्प्रिंग फोर्स के बराबर बना हुआ है बच्चों, तो ऐसे केस में हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से ये ब्लॉक शिफ्ट होगा और इसको हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का नाम देते हैं। और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, बच्चों क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में फिर से सुन लीजिए, वर्क डन बाय जो स्प्रिंग फोर्स है एंड सिमिलर वर्क विल बी डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। बट यहाँ अगर स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन निगेटिव है तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन पॉजिटिव होगा। जितना स्प्रिंग फोर्स निगेटिव वर्क डन कराएगा उतना बच्चों एक्सटर्नल फोर्स हमारा पॉजिटिव वर्क डन कराएगा। जितनी एनर्जी एक्सटर्नल फोर्स देगा उतनी एनर्जी स्प्रिंग लेगा। ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान रहे। अगर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है तो हमने कहा स्प्रिंग फोर्स के द्वारा -10 जूल का वर्क डन है, तो बताइए एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होगा, +10 जूल का। ठीक है बच्चों, तो इस बात का विशेष ध्यान रहे। और यहाँ के अंदर अगर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस ना हो तो क्या होगा, दो ही संभावनाएं हैं। मोशन तभी होगा जब हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स स्प्रिंग फोर्स से ज़्यादा हो या बराबर हो। ज़्यादा अगर हो गया तो नेट फोर्स बच्चों यहाँ नॉन जीरो हो जाएगा। अभी तक नेट फोर्स जीरो था, लेकिन अभी क्या हो जाएगा, अगर एक्सटर्नल स्प्रिंग से ज़्यादा हो जाए, स्प्रिंग फोर्स से ज़्यादा हो जाए तो नेट फोर्स की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, नॉन जीरो हो जाएगी। और ऐसे प्रक्रिया में जो मोशन होगा वो मोशन कैसा होगा, वो मोशन बच्चों यहाँ पर
एक्सीलरेटेड होगा और यहाँ एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा लगाया गया वर्क डन जो होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो बच्चों इन बातों का ध्यान रहे। क्वासी स्टैटिक अगर प्रोसेस है तो जैसा कि मैंने बताया जितना स्प्रिंग के फोर्स के द्वारा निगेटिव वर्क डन होगा उतना ही एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा पॉजिटिव वर्क डन होगा। तो नेट वर्क डन क्या होगा? जीरो, या नेट फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होगा? जीरो। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। नाम तो सुना ही होगा और फिलहाल ये तो एंड ऑफ सेशन है तो वैसे भी रिवीजन हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों एक स्टोर्ड एनर्जी होती है और यहाँ के अंदर एक किसी सिस्टम के अंदर स्टोर होके रहती, किसी फील्ड में स्टोर होके रहती है। बच्चों सवाल ये उठा कि हर एनर्जी का कोई ना कोई यहाँ सोर्स होता है, कहाँ से वो एनर्जी प्रोड्यूस हुई। जैसे काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुआ बिकॉज ऑफ मोशन। तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस हुई? पोटेंशियल एनर्जी का क्या वजह है? बच्चों जिस प्रकार से काइनेटिक एनर्जी की वजह है स्पीड या फिर मोशन कह सकते हैं, उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी का जो जन्मदाता होता है वो होता है फोर्स। सवाल उठा कौन सा फोर्स? तो बच्चों इसका जवाब है कंजर्वेटिव फोर्स। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट लागू होता है वो होता है फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। ये बच्चों सभी फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। जब भी आपने कभी पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र किया होगा तो बच्चों आपने कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में ही वहाँ डिस्कस किया होगा। जितना भी आप दिमाग पे जोर दे सकते हैं सोच लीजिए। किसी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं की गई होगी। यहाँ के अंदर बच्चों ये स्टोर्ड एनर्जी होता है, ये स्टोर्ड एनर्जी होता है किसी सिस्टम के अंदर या कह सकते हैं किसी फील्ड के अंदर स्टोर होके रहता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है रेफरेंस लेवल पे। मेरे प्यारे बच्चों अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की स्पेशली बात करें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिसाइड करने के लिए छोटे मोटे हाइट के लिए, बहुत बड़े हाइट के लिए तो खैर चेंज हो जाता है केस, जो कि ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़ते हैं 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 2, 4, 10 किलोमीटर। इन सब के लिए बच्चों यहाँ पर जो हम स्टैंडर्ड अपनाते हैं एक रेफरेंस लेवल लेते हैं और एक रेफरेंस लेवल ले करके यहाँ पर इस रेफरेंस लेवल के अगर ऊपर जाते हैं किसी बॉडी को लेके तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ता हुआ मानते हैं। रेफरेंस लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो मानते हैं। रेफरेंस लेवल के ऊपर जाने पर मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा होता है। रेफरेंस लेवल के नीचे जाने पर मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी घट रहा होता है। जीरो से घटने का मतलब क्या हो गया? निगेटिव हो गया। मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए हमारा रेफरेंस लेवल है, रेफरेंस लेवल से अगर h1 हाइट में ऊपर जा रहा हूँ तो जीरो की तुलना में यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में मान के चलूँगा mgh1 होगा। और रेफरेंस लेवल से अगर मैं h2 गहराई में डेप्थ में जा रहा हूँ लेके बॉडी को तो इस बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी मैं मान लूँगा जीरो से mgh2 कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ के अंदर घट रहा है जीरो माइनस दिस, यानी कि बच्चों यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास होगा वो आ जाएगा माइनस mgh। तो सब कुछ रेफरेंस लेवल पे डिपेंड करता है बच्चों। रेफरेंस लेवल जैसा आप सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यहाँ पर लिख रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चों पोटेंशियल एनर्जी के केस में जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल एनर्जी का जन्मदाता होता है कंजर्वेटिव एंड इंटरनल फोर्स। अगर पोटेंशियल एनर्जी का जन्मदाता कंजर्वेटिव एंड इंटरनल फोर्स होता है बच्चों तो ऐसे केस में हमारे पास क्या होगा? उस कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन क्या बनता है? F इक्वल टू बनता है, या ऐसे देखें, ठीक है ऐसे ही देखिए, F इक्वल टू होता माइनस du/dr। ठीक है बच्चों, सिंबल यूजुअल हैं आपको पता है। यहाँ du छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी, dr छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पर F हमारे पास फोर्स है। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से सिचुएशन बनता है, इस तरह से कंडीशन बनता है। सब लोग जरा इस बात को समझने का प्रयास करें। प्यारे बच्चों इस प्रकार से अगर सिचुएशन को देखें, बंद करिए जरा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स में अगर रिलेशन देखें तो ये होता है F इक्वल टू माइनस du/dr और इसमें सिंबल यूजुअल मीनिंग में अपने हैं। मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से अगर मैं इसको 3 डायमेंशनल फोर्स की बात करूं तो फोर्स को मैं ऐसे लिखता हूं F इक्वल टू Fx इंटू आई कैप प्लस बच्चों लिखता हूँ Fy इंटू जे कैप
प्लस यहाँ के अंदर लिखता हूँ एफ जेड इंटू के कैप। मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ के जगह पर तो मैं लिख सकता हूँ डी यू ओवर डी आर, या सिंपली एफ को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एफ एक्स के जगह पर मैं लिखूंगा माइनस डी यू ओवर डी एक्स। ठीक है बच्चों, जिस तरह से एफ को मैं डी यू और डी आर लिखा हूँ तो एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स लिखना होगा, तो मैं लिखूंगा माइनस डी यू ओवर डी एक्स। लेकिन जब वेरिएबल एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो डी का साइन चेंज करके डेल कर दिया जाता है। ये होगा, यहाँ के अंदर आपको शायद रिमाइंड हो रहा हो, माइनस डेल यू ओवर डेल एक्स इंटू क्या हो जाएगा आई कैप, फिर हो जाएगा माइनस डेल यू ओवर डेल वाई जे कैप, फिर हो जाएगा माइनस डेल यू ओवर डेल जेड के कैप। तो माइनस यहाँ के अंदर से कॉमन हो जाएगा और फिर यहाँ के अंदर हो जाएगा डेल यू ओवर डेल वाई इंटू जे कैप, फिर यहाँ के अंदर हो जाएगा डेल यू ओवर डेल जेड इंटू के कैप। इस तरह का सिचुएशन बनेगा बच्चों। इस तरह से आप, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, आपको दे दिया गया कि भाई पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2yz प्लस यहाँ पर बच्चों दे दिया गया 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड, कहा गया बताइए यहाँ फोर्स क्या लग रहा होगा बॉडी के ऊपर। तो बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स को इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल ये वाला इक्वेशन एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में करिए, पार्शियली डिफरेंशिएट। जब एक्स के रेस्पेक्ट में आप करिएगा तो बाकी को कांस्टेंट मानते हुए करिएगा, जब वाई के रेस्पेक्ट में करिएगा तो बाकी मतलब कि एक्स और जेड को कांस्टेंट मान लीजिएगा। जब बच्चों जेड के रेस्पेक्ट में करिएगा तो एक्स और वाई को कांस्टेंट मान लीजिएगा और सवाल को बहुत ईजिली आप सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह के तमाम क्वेश्चन आपको मिले होंगे और मिल रहे होंगे बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे ही डील करेंगे। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए बच्चों एक ज़रूरी कॉन्सेप्ट ये होता है, जैसा कि स्प्रिंग के केस में मैंने अभी बताया, किसी इंटरनल और कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है, आई रिपीट वंस अगेन, किसी इंटरनल और कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो उस सिस्टम के निगेटिव चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। इस पर चर्चा कुछ हम ऐसे करेंगे बच्चों, इस पे चर्चा कुछ इस प्रकार से हम करेंगे। आइए देखते हैं कैसे कैसे यहाँ मान लीजिए हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाएं तो कैसे हमारा डिस्कशन आगे बढ़ेगा। देखिए सपोज ये हमारा है ग्राउंड लेवल, इसको मैं रेफरेंस लेवल की तरह से ट्रीट कर रहा हूँ। मान लीजिए एक कोई बॉडी है, अभी रेफरेंस लेवल पे है, इसको पॉइंट ए मान रहा हूँ, पॉइंट बी पर लेकर के गए, फिर बच्चों यहाँ फोर्स लगा के हम इसको पॉइंट सी पर लेकर के गए। ऐसे कुछ पॉइंट्स मैंने दिखा दिए। ले गए होंगे तो ऑब्वियसली मुझे फोर्स लगाना पड़ा होगा। मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, mg नीचे की ओर लग रहा था, मैंने यहाँ एक्सटर्नल फोर्स लगाया हर पॉइंट पे और mg ऊपर की ओर ऐसे लग रहा है। इस तरह से बच्चों फोर्स लगा के मैं बॉडी को लेके जा रहा हूँ। तो मोशन के दौरान आप देखिए 2 फोर्सेज लगे हैं, एक तो हमने लगाया है, दूसरी धरती मैया ने बॉडी के ऊपर लगाया है। तो यहाँ पर बच्चों ये तो धरती मैया और बॉडी के बीच में इंटरनल फोर्स हुआ ना, ये जो mg फोर्स हुआ ये अर्थ मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, धरती मैया है, अर्थ और बॉडी के बीच में इंटरनल हो गया और साथ ही साथ कंजर्वेटिव हो गया। इसका मतलब अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन पूछें तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला डिस्प्लेसमेंट मैं मान लेता हूँ h1 है और ये वाला डिस्प्लेसमेंट मैं मान लेता हूँ h2 है। तो अगर यहाँ के अंदर हमसे पूछा जाए वर्क डन बाय mg इन दी प्रोसेस ए टू बी, ए से बी के प्रोसेस में क्या होगा, तो वर्क डन बाय mg इन दी सेंस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय इंटरनल एंड कंजर्वेटिव फोर्स विच विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। मेरे प्यारे बच्चों यू फाइनल कहाँ हम पहुँचे हैं, हम पहुँचे हैं पॉइंट बी पर। अगर हम पॉइंट बी पर पहुँचे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ के अंदर आ जाएगा mg इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, रेफरेंस लेवल हमारा यहाँ है, यहाँ के रेस्पेक्ट में यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा mg h1 माइनस यू इनिशियल लेवल हमारा यहाँ है क्या है 0। तो वर्क डन इस प्रोसेस में आ गया माइनस mg h1। ठीक है, सपोज करिए वर्क डन बाय mg पूछा जाए इन दी प्रोसेस, कौन से प्रोसेस में,
सपोज हम पूछ रहे हैं बी टू सी के प्रोसेस में बताइए क्या होगा, तो सिंपली वर्क डन बाय mg, mg इज ए कंजर्वेटिव फोर्स एज वेल एज इंटरनल फोर्स। बच्चों अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, माइनस ऑफ यू फाइनल कहाँ से गए कहाँ को गए, बी से गए सी को गए, सी पर जब बच्चों जाकर हम पहुँच रहे हैं तो ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हो जाएगा mg h1 प्लस h2। क्यों बच्चों, यहाँ पर रिफरेंस लेवल के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी को लेना है, तो यहाँ के रेस्पेक्ट में यहाँ कितना हो गया mg h1 प्लस h2 माइनस यहाँ के अंदर हो जाएगा इनिशियल कहाँ से गए हैं, पॉइंट बी से गए हैं, तो पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हो जाएगा mg h1, mg h1 कैंसिल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। वर्क डन बाय mg इन द प्रोसेस बी टू सी वी विल गेट हियर mg h1 कैंसिल होने के बाद बच्चों क्या बचेगा माइनस mg h2। तो बच्चों इस प्रकार से अगर कभी भी इंटरनल एंड कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन पूछा जाए ऐसे ही आप कैलकुलेट करेंगे। मान लो वर्क डन बाई फोर्स पूछा गया, फोर्स mg पूछा गया इन दी प्रोसेस ए टू सी, ये से सी के प्रोसेस में बताइए सर क्या होगा, तो वर्क डन बाई mg सिंपली हम कहेंगे माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ऐसे कहाँ को गए, सी को गए, सी को गए, यहाँ रेफरेंस लेवल है, यहाँ के रेस्पेक्ट में हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा mg h1 प्लस h2। कहाँ से गए हैं ये भी ध्यान रखना है बच्चों, हम रेफरेंस लेवल से गए हैं, ये से जाना है, रेफरेंस लेवल पे क्या हो जाएगा जीरो। यहाँ के अंदर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, वर्क डन बाय mg विल बी हियर mg h1 प्लस ऑफ h2। इस तरह से बच्चों यहाँ के अंदर रिलेशन निकल कर आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। आई रिपीट वंस अगेन, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव एंड इंटरनल फोर्स विल बी इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।